हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल अपन ने पढ़ा था पोषक तत्वों के बारे में, पोषक तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है। और अपन पढ़ चुके थे कल की क्लास के अंदर कि संयुक्त पोषक तत्व और असंयुक्त पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन ने कल अगले अपने जो चैप्टर था, अपने जो क्लास थी उसके अंदर अपन चर्चा कर चुके। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो रहेगा पोषक तत्वों की प्राप्ति। मतलब पोषक तत्व किस प्रकार से पौधे को प्राप्त होते हैं, धनायन के रूप में प्राप्त होते हैं या ऋणायन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो पोषक तत्वों की मेनली जो प्राप्ति होती है वो कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। पहली बात करूं मैं किसके रूप में? धनायन के रूप में। किसकी बात करूं? धनायन के रूप में। और दूसरी जो है वो कौन सी है? ऋणायन के रूप में। तो पोषक तत्वों की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। पहली धनायन के रूप में होती है, दूसरी ऋणायन के रूप में होती है। धनायन के रूप में ऐसे पोषक तत्व जिनको पौधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं? धनायन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? धनायन के रूप में प्राप्त। जैसे मैं बात करूं जिंक, तो जिंक को पौधा जो है धनायन के रूप में प्राप्त करता है। फेरस को भी पौधा धनायन के रूप में प्राप्त करता है। कॉपर को धनायन के रूप में प्राप्त करता है। मैग्नीशियम को भी पौधा धनायन के रूप में प्राप्त करता है। कल मैंने बताया था पौधे को, मतलब पोषक तत्वों की प्राप्ति के Zn+2 C+2, अगर उनकी संयोजकता किस में आ रही? प्लस में आ रही है, तो वो किस में होंगे? धनायन के रूप में प्राप्त होते हैं। और जिनकी संयोजकता किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है, वो किसके रूप में प्राप्त होते हैं? नेगेटिव के रूप में प्राप्त होते हैं। बात करें अपन ऋणायन पोषक तत्वों की, तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था MOO4- के रूप में प्राप्त होता है पौधे को। और जो सल्फर है SO4- के रूप में प्राप्त होता है पौधे को। और क्लोरीन वो Cl- के रूप में पौधे को प्राप्त होता है। तो अब अपन ने पढ़ा था प्राप्ति, पोषक तत्वों की प्राप्ति मेनली कितने चरणों में संपन्न होती है? दो चरणों में। पहला है धनायन के रूप में और दूसरा है ऋणायन के रूप में। ऐसे पोषक तत्व जिनको पौधे धनायन के रूप में लेते हैं उन्हें अपन बोलते हैं धनायक पोषक तत्व। और ऐसे पोषक पोषक तत्व जिन्हें पौधे ऋणायन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें अपन बोलते हैं ऋणायन पोषक तत्व। लेकिन यहां से गाइस, यहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे में धनायन तथा ऋणायन दोनों के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो ऐसा दोनों के रूप में, मतलब धनायन के रूप में भी लिया जाता है उसको, और किसके रूप में लिया जाता है? ऋणायन के रूप में भी लिया जाता है। तो दोनों के रूप में लिया जाने वाला पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को धनायन तथा ऋणायन के रूप में पौधा क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको जिसको पौधा धनायन तथा ऋणायन दोनों के रूप में क्या करता है? प्राप्त करता है। लेकिन नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा मात्रा में पौधा जो है वो किसके रूप में प्राप्त करता है? ऋणायन के रूप में प्राप्त करता है। तो यहां से मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व जिसको पौधा धनायन तथा ऋणायन के रूप में प्राप्त करता है? तो पौधे को पोषक तत्व किस रूप में प्राप्त होता है? पौधे पोषक तत्वों की प्राप्ति, पौधे पोषक तत्वों की प्राप्ति मुख्यतः धनायन के रूप में करते हैं। पौधे पोषक तत्वों की प्राप्ति मुख्यतः किसके रूप में करते हैं? धनायन के रूप में करते हैं। लेकिन अपवाद कौन सा है इसमें? अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं? ऋणायन के रूप में। नाइट्रोजन को ऋणायन के रूप में प्राप्त करते हैं। और नाइट्रोजन ऋणायन के रूप में लेते हैं NH3-, मतलब अमोनिया के रूप में पौधे इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। पौधे जो है सभी पोषक तत्वों को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? धनायन के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे किसके रूप में प्राप्त करते हैं? ऋणायन के रूप में प्राप्त करते हैं। और ऋणायन के रूप में लेते हैं अमोनिया के थ्रू लेते हैं पौधे इसको। अमोनिया NH3- के रूप में लेते हैं और धनायन में NH4+ के रूप में लेते हैं। ये तो हो गई पौधे को प्राप्ति। अब अपन पढ़ते हैं चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उन चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण।
तो चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो चालकता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चालकता के आधार पर पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पौधे में चालक, पौधे में चालक, और दूसरा होता है मृदा में चालक। ऐसे पोषक तत्व जो किसमें चालक होते हैं? पौधे में चालक होते हैं। और ऐसे पोषक तत्व जो मृदा में क्या होते हैं? चालक होते हैं। मृदा में चालक। चालकता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है, पौधे में चालक और मृदा में चालक। पौधे में चालक ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में चालक होते हैं, और ऐसे पोषक तत्व जो किसमें होते हैं? मृदा में चालक होते हैं। अब पोषक तत्वों का भी क्या किया? वर्गीकरण किया गया। क्या किया है? पोषक तत्वों का भी वर्गीकरण किया। तो पोषक तत्वों में अधिक चालक, मतलब पौधे में अधिक चालक, अधिक चालक। फिर पौधे में कौन से? मध्यम चालक। उसके बाद कम चालक, और लास्ट में अपने कौन है? अचालक। पौधे में चालकता के अनुसार पोषक तत्वों को भी कितने भागों में बांटे गए? 4 भागों में बांटे गए। मतलब पौधे में चालकता के अनुसार पोषक तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जिनमें पहला है अधिक चालक पोषक तत्व, दूसरा है मध्यम चालक पोषक तत्व, तीसरा है कम चालक पोषक तत्व, और चौथा है अचालक पोषक तत्व। तो बात करूं मैं अधिक चालक पोषक तत्वों की, तो अधिक चालक पोषक तत्वों में है अपना कौन सा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये कैसे पोषक तत्व होते हैं? जो पौधे में अत्यधिक चालक होते हैं। तो अत्यधिक चालक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये कैसे हैं? अधिक चालक है। मध्यम चालक की बात करूं तो मध्यम चालक है अपना कौन? जिंक। कम चालक की बात करूं तो फेरस, सल्फर, कॉपर और अपना मैग्नीज। ये कैसे होते हैं? कम चालक होते हैं। मतलब पौधे में कम चालक पोषक तत्व फेरस, सल्फर, कॉपर और मैग्नीज। और अचालक की बात करूं तो अचालक होता है कैल्शियम और बोरोन। अपन ने कल गाइस पढ़ा था कि पत्तियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता भी अपन ने कुछ इस प्रकार से पढ़ी थी। जैसे अपन ने नीचे पढ़ी थी पुरानी पत्ती, फिर मध्यम पत्ती, फिर उसके बाद में नई पत्ती, और उसके बाद में शीर्ष भाग। तो शीर्ष भाग, नई पत्ती, तो अपन ने इसी प्रकार से वहां पे क्या किया? पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया। मतलब पुरानी पत्तियों पर पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधे में कैसे होते हैं? अधिक चालक होते हैं। मध्यम पत्तियों पर पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधे में मध्यम चालक होते हैं। और निचली नई पत्तियों पर पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधे में कैसे होते हैं? कम चालक होते हैं। शीर्ष भाग में पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधे में कैसे होते हैं? अचालक के रूप में काम करते हैं। अचालक मतलब जिन पोषक तत्वों का चालन स्वतः नहीं होता, उनको अपन क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। तो अपना अगला है मृदा में चालक। तो मृदा में चालकता के अनुसार भी पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 3 प्रकार के होते हैं। पहला वही अधिक चालक पोषक तत्व, दूसरा कम चालक, और तीसरा है अपना अचालक। मृदा में चालकता के अनुसार पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया। और मृदा में चालकता के अनुसार पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कम चालक, अधिक चालक, कम चालक और अचालक। अधिक चालकों में बात करूं तो अधिक चालकों में है अपना कौन? अधिक चालकों में नाइट NO3 माइनस के रूप में, और फिर उसके बाद में है अपना सल्फर। और कम चालकों में अपन बात करें तो कम चालकों में आएगा अपना कौन सा? फेरस, NH4 अमोनिया। और अचालक में बात करूं तो बोरोन और फास्फोरस। अचालक में बोरोन और फास्फोरस। ये अपन के पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मतलब मृदा में चालकता के अनुसार, मृदा में चालकता के अनुसार पोषक तत्व 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। पहला अधिक चालक पोषक तत्व, कम चालक पोषक तत्व और अचालक पोषक तत्व। अधिक चालकों में NO3 माइनस के रूप में पौधा लेता है, सल्फर है, और कम चालकों में फेरस है और अमोनिया है। और अचालक में कौन सा? बोरोन है और फास्फोरस है। ये कैसे होते हैं? अचालक होते हैं। अब गाइस इस टेबल से क्वेश्चन बनता है। इस टेबल से क्वेश्चन कैसे बनेगा? मतलब ऐसा पोषक तत्व कौन सा है जो पौधे में तो अधिक चालक के रूप में काम में आता है,
और मिट्टी में कैसा, मृदा में कैसा काम करता है, अचालक के रूप में काम में करता है। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इससे कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन है अपना कौन सा, ऐसा पोषक तत्व जो मृदा में अचालक तथा पौधे में अधिक चालक होता है। क्वेश्चन है गाइस अपना, ऐसा पोषक तत्व जो मृदा में तो कैसा होता है, अचालक का काम करता है, लेकिन पौधे में कैसा काम करता है, अधिक चालक का काम करता है। तो उस पोषक तत्व का आंसर है अपना क्या, फास्फोरस। फास्फोरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो क्या काम करता है, मृदा में तो कैसा होता है, कम अचालक होता है, मृदा में तो कैसा होता है, अचालक होता है, लेकिन पौधे में कैसा होता है, अधिक चालक होता है। तो फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो मृदा में इसकी चालकता कैसी है, मृदा में तो अचालक होता है और पौधे में क्या होता है, अधिक चालक होता है। तो यहां से इसका आंसर क्या है, पौधे में अधिक चालक पोषक तत्व कौन है और मृदा में अचालक, वो है फास्फोरस। और अगला अपना टॉपिक रहने वाला, उस टॉपिक का नाम है पौधे मृदा में किस रूप, सॉरी पोषक तत्व मृदा में किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्ति, क्या टॉपिक अपना, पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्ति। तो पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्ति मतलब पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व मृदा में किसके रूप में पाया जाता है, वो अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो मैं बात करूं पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्ति के लिए, तो अपना टेबल बनेगी, इधर पोषक तत्व आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा, मृदा में प्राप्ति, मतलब मृदा में स्रोत, मृदा में कौन से स्रोत में पाया जाता है। यस, तो अपन पहले बात करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर। तो नाइट्रोजन और सल्फर मृदा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस मृदा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस मृदा में एपेटाइट के रूप में पाया जाता है, एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम मृदा में फेल्सपार तथा माइका के रूप में पाया जाता है, फेल्सपार तथा माइका के रूप में पाया जाता है। बोरोन, बोरोन मृदा में टुर्मिनिल के रूप में पाया जाता है, टुर्मिनिल के रूप में पाया जाता है। और बात करूं कैल्शियम और मैग्नीशियम डोलोमाइट के रूप में पाए जाते हैं, डोलोमाइट के रूप में पाए जाते हैं किसमें, मिट्टी के अंदर। बात करूं मैं किसकी, कॉपर, कॉपर मृदा के अंदर चालको पाइराइटिज के रूप में पाया जाता है, चालको पाइराइटिज। और फेरस, फेरस पाइराइटिज, फेरस किसके रूप में पाया जाता है, पाइराइटिज। और बात करूं मैं किसकी, एक अपना रह गया मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम जो है वो किसके रूप में पाया जाता है, ओलिवाइन के रूप में पाया जाता है। तो मृदा में अपन ने किसके आधार पर पढ़ लिया, मृदा में उपलब्धता के आधार पर, मृदा में मतलब ये पोषक तत्व किस रूप में पाए जाते हैं वो अपन ने क्या किया, चर्चा की। तो बात करें किसकी, नाइट्रोजन और सल्फर, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थों के रूप में। नाइट्रोजन और सल्फरों की जो, नाइट्रोजन और सल्फर की जो प्राप्ति है मृदा के अंदर, वो किसके रूप में होती है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में होती है। फास्फोरस की मृदा में जो प्राप्ति है वो एपेटाइट के रूप में होती है। पोटेशियम की जो मृदा में प्राप्ति वो फेल्सपार तथा माइका के रूप में होती है। बात करें बोरोन, बोरोन की टर्मिनल के रूप में होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम डोलोमाइट के रूप में होती है। अब यहां से गाइस इंपॉर्टेंट है, कई बार सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला होता है, डोलोमाइट का। CaMgCO3 का हॉल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो डोलोमाइट का फॉर्मूला हो गया कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, या इसको अपन बोलते हैं CaMgCO3 का हॉल्ट। तो ये हो गई किसकी प्राप्ति के अनुसार पोषक तत्वों की मृदा में अपन ने क्या पढ़ ली, प्राप्ति। तो मृदा में पोषक तत्व इस प्रकार से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मॉलिबडेनम जो है वो किसके रूप में पाया जाता है, ओलोबाइन के रूप में पाया जाता है। लेकिन गाइस यहां से मॉलिबडेनम के लिए क्वेश्चन आता है, ऐसा पोषक तत्व जो पत्तियों के किनारों को झुलसाने के काम में आता है, या पत्तियों में भूरा धब्बा रोग जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है, मॉलिबडेनम, भूरा धब्बा रोग। तो मॉलिबडेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, भूरा धब्बा रोग होता है। और मॉलिबडेनम कौन सा पोषक तत्व है, 16वां खोजा गया पोषक तत्व है मॉलिबडेनम। मॉलिबडेनम पोषक तत्व के रूप में उपयोग किया गया था 1939 में, लेकिन इसकी मॉलिबडेनम तत्व की खोज हुई थी 1778 ईस्वी के अंदर। खोज तो इसकी हुई 1778 ईस्वी में, लेकिन इसको क्या पोषक तत्व के रूप में कब काम में लाया, 1939 के अंदर इसको पोषक तत्व के रूप में काम में लिया था। तो 1939 में किसके काम में आया, पोषक तत्वों के काम में आया। और लेकिन इसकी खोज हुई थी 1778 ईस्वी के अंदर, इनकी खोज हुई थी। और ये कौन सा पोषक तत्व है, 16वां पोषक तत्व है। अब यहां से एक अपन क्वेश्चन आता है, अंतिम खोजा गया पोषक तत्व। तो अंतिम खोजा गया पोषक तत्व अपना कौन सा है, वो है निकिल। कौन सा है, निकिल, जिसकी खोज हुई थी 1987 के अंदर। कब हुई थी, 1987 के अंदर। और इसकी खोज की थी ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने निकिल की खोज की थी 1987 में। तो निकिल जो है पोषक तत्व लास्ट 17वां पोषक तत्व है, और इसकी खोज 1987 के अंदर किसने की थी, ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब अपना अगला टॉपिक रहने वाला है वो है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण या नाइट्रोजन का खनिजीकरण। क्या है अपना अगला टॉपिक, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। क्या इसको अपन बोलते हैं, खनिजीकरण। तो यहां बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की। तो नाइट्रोजन मृदा में अपने को किसके रूप में प्राप्त होती है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन की प्राप्ति अपने को मिट्टी में किसके रूप में प्राप्त होती है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में। कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में। किसमें टूटते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स टूट जाता है किसमें, एमिनो अम्लों में। किसमें टूटता है, एमिनो अम्लों में। और एमिनो अम्ल टूट जाते हैं किसमें, अमोनिया में, NH4। NH4 टूट जाता है किसमें, NH2 में। NH2 टूटता है किसमें, NH3 में। और NH3 लास्ट जाके टूटती है N2O गैस। यस। अब ये क्या होता है, कार्बनीकरण या खनिजीकरण या नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। मतलब कार्बनिक पदार्थ, क्या, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ किसमें टूट जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल अमोनिया में। NH4 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, सॉरी अमोनियम NH4। और फिर उसके बाद में NH2 को बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट। और इसको बोलते हैं NH3 को नाइट्रिक। और अपनी N2O तो गैस होती है। तो अब अमोनिया, पॉलीपेप्टाइड टूट गया एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल टूट गया अमोनिया, अमोनिया टूट गया नाइट्रेट, और नाइट्रेट टूट गया नाइट्रिक अम्ल में। और नाइट्रिक अम्ल लास्ट में टूट जाता है किसमें, गैस के अंदर, N2O गैस में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब बात करें किसकी, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एमिनिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एमिनिफिकेशन। जो एमिनिफिकेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या है, प्रथम चरण, एमिनिफिकेशन। फिर एमिनो अम्लों से अमोनिया बनना क्या कहलाता है, एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन। और अमोनिया से NH3 नाइट्रिक बनना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रेट से N2O गैस में बदलना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन।
मतलब पॉलीपेप्टाइड्स का एमिनो अम्लों में बदलना एमिनिफिकेशन, एमिनो अम्लों का अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन, और अमोनिया का किस में बदलना नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रेट का N2O गैस में बदलना क्या कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब इनको करवाने के लिए पादप में क्या होता है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया काम में आते हैं। तो बैक्टीरिया काम में आते हैं नाइट्रिफिकेशन, मतलब NH4 से N2O में बदलने के लिए, NH4 से N2O में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया काम में आता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है नाइट्रोसोमोनास। और NH2 से NH3 में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया काम में आता है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है नाइट्रोबैक्टर। और NH3 से N2O गैस में बदलने के लिए दो बैक्टीरिया काम में आते हैं, एक है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और बैसिलस। यस, तो ये पूरी प्रक्रिया है नाइट्रोजन स्त्रीकरण या नाइट्रोजन का खनिजीकरण। मतलब कार्बनिक पदार्थों का पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल NH4 अमोनियम, अमोनियम NH2 नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रिक, नाइट्रिक क्या N2O गैस। अब पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनना एमिनिफिकेशन, और एमिनो अम्लों से अमोनिया अमोनियम बनना अमोनिफिकेशन, और अमोनिया से नाइट्रिक बनना नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिक से N2O गैस बनना डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टर काम में आता है, नाइट्रेट से नाइट्रिक बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रिक से N2O गैस में बदलने के लिए स्यूडोमोनास और बैसिलस दो बैक्टीरिया काम में आते हैं। ये चर्चा की अपन ने किसमें नाइट्रोजन स्त्रीकरण या नाइट्रोजन खनिजीकरण। और नाइट्रोजन अब क्वेश्चन आता है यहां से कैसे, नाइट्रोजन खनिजीकरण का प्रथम चरण कौन सा है, तो नाइट्रोजन खनिजीकरण का प्रथम चरण है एमिनिफिकेशन। क्या है एमिनिफिकेशन। प्रथम चरण कौन सा है एमिनिफिकेशन। लेकिन मैं बात करूं अंतिम चरण कौन सा है, तो अंतिम चरण है नाइट्रिफिकेशन। तो ये कौन सा चरण है अंतिम चरण है, कौन सा चरण है अंतिम चरण, अंतिम चरण। तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है नाइट्रोजन साइकिल से खनिजीकरण से। तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण है खनिजीकरण का प्रथम चरण एमिनिफिकेशन, अंतिम चरण नाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा नाइट्रिफिकेशन, ऐसा नाइट्रोजन का अपघटन जो क्या होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। कि समझे यहां से डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो क्या होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। कैसा होता है वायु की अनुपस्थिति। डीनाइट्रिफिकेशन वायु की अनुपस्थिति में होता है, यहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। और सबसे ज्यादा जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है वो कौन सी फसल में होता है, धान की फसल में। क्योंकि धान की फसल में क्या होता है पानी भरा रहता है, तो पानी भरे रहने के कारण वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है डीनाइट्रिफिकेशन होता है। सबसे ज्यादा डीनाइट्रिफिकेशन धान की फसल के अंदर होता है। और फिर डीनाइट्रिफिकेशन के लिए टेम्परेचर है वो है कितना 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है ये संपन्न होता है। इतना क्या है इसका टेम्परेचर होना चाहिए। डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है तो उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये तो बात होगी अपनी, अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था क्या, आज अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा पोषक तत्वों की प्राप्ति। तो पौधे को पोषक तत्व धनायन और ऋणायन के रूप में प्राप्त होते हैं, ये अपन ने चर्चा की थी। ऐसे पोषक तत्व धनायन के रूप में प्राप्त होते हैं और ऐसे पोषक तत्व जो ऋणायन के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा टॉपिक था अपना चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर अपन ने देखा पौधे में चालक कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, मृदा में चालक कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये अपन ने चर्चा की थी किसकी चालकता के आधार पर। फिर अपन ने अगला टॉपिक पढ़ा था, अगला टॉपिक था अपना मृदा पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्ति। मतलब पोषक तत्व मृदा में किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ये अपन ने चर्चा की थी। पोषक तत्व लिए थे, कुछ पोषक तत्वों के बारे में अपन ने देखा था कि इनकी मृदा में क्या क्या प्राप्त होती है। फिर अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले अपन नाइट्रोजन।
अब अपन एक एक पोषक तत्व के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो अपना पहला जो पोषक तत्व रहने वाला है वो कौन सा है, नाइट्रोजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एन से डू नोट करते हैं। अब अपन पहला इसके अंदर पॉइंटों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है इसके अंदर मृदा में उपलब्धता। तो नाइट्रोजन की मृदा में उपलब्धता अपन ने पढ़ के आए अपन, मृदा में उपलब्धता। तो मृदा में नाइट्रोजन किसके रूप में उपलब्ध होता है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में उपलब्ध होता है। किसके रूप में उपलब्ध होता है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के रूप में उपलब्ध होता है। और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मृदा में कैसा है, ये चालक, अधिक चालक है, सॉरी, पौधे में कैसा है, पौधे में अधिक चालक, पौधे में कैसा बिहेव करता है, अधिक चालक का काम करता है। और अब ये अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन मिट्टी में अपने को किस रूप में बढ़ाता है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में। पौधे में कैसा होता है, अधिक चालक होता है। अब अपन इसके बारे में कुछ देखते हैं कि बानस, अब इसके कुछ लक्षण पढ़ते हैं। तो इसके अपन क्या पढ़ेंगे, लक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं, लक्षण। क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो पहला इसका लक्षण है वानस्पतिक वृद्धि में सहायक। क्या है, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है नाइट्रोजन। मतलब पौधे की लंबाई बढ़ाने में कौन सहायक होता है, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है ये नाइट्रोजन। दूसरा है एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक, एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक। नाइट्रोजन जो है वो किसके रूप में, वानस्पतिक वृद्धि के रूप में सहायक होता है। और एमिनो अम्लों के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। और मैंने कल एक पॉइंट की बात की थी, पोरफायरिन। कल अपनी जो क्लास थी, कल की क्लास में अपन ने एक पोरफायरिन के बारे में बात की थी। तो नाइट्रोजन क्या होता है, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन तथा क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। पोरफायरिन रिंग के निर्माण में सहायक होता है और क्लोरोफिल के निर्माण, मतलब पोरफायरिन रिंग अगर अच्छी होगी तो क्लोरोफिल का निर्माण ऑलरेडी अच्छा होगा। तो अपन ने पढ़ा था कल पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग कुछ इस प्रकार की थी, बीचों बीच में कौन है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के चारों तरफ कौन होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो ये पोरफायरिन रिंग किसका काम करती है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। किसका काम करती है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। अब क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, भोजन अधिक होगा। ये क्या है, पोरफायरिन रिंग। क्या है, पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, नाइट्रोजन सहायक होता है। कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, नाइट्रोजन पोषक तत्व सहायक होता है। और पोरफायरिन रिंग का जब निर्माण होगा तो पौधे में ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोरोफिल अधिक बनेगा। और क्लोरोफिल अधिक बनेगा तो क्या होगा, पौधा भोजन आसानी से कर सकता है। ये तो हो गए इसके लक्षणों के बारे में। अब इसकी अधिकता से होने वाले रोग और कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले, तो नाइट्रोजन की अधिकता से सबसे पहला जो रोग होता है वो क्रॉप लेगिंग। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉप लेगिंग। क्रॉप लेगिंग, क्रॉप लेगिंग मतलब है अगर जब नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो अधिकता से क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी। और वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो उससे क्या होगा, फसलों की क्या लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई बढ़ने के साथ जैसी हवा चलेगी तो हवा के साथ फसलों क्या होंगी, गिर जाएंगी। उसको अपन बोलते हैं क्रॉप लेगिंग। हवा के साथ फसलों का गिरना क्या कहलाता है, क्रॉप लेगिंग कहलाता है। क्रॉप लेगिंग हवा के साथ फसलों का गिरना, फसलों का गिरना।
वानस्पतिक वृद्धि होगी तो हवा तेज चलेंगी तो क्या होगा, क्रॉप फसलें नीचे गिरेंगी, और नीचे गिरने से वहां पे कौन से रोग होगा, क्रॉप लेगिंग। कौन सा रोग होगा, क्रॉप लेगिंग। और बात करें किसकी, आलू में होलो, सॉरी फूल गोभी में होलो स्टेम। दूसरा रोग कौन सा है, फूल गोभी में, फूल गोभी में होलो होलो स्टेम, फूल गोभी में होलो स्टेम। और फिर अधिकता से होने वाला रोग है आलू में होलो हर्ट, होलो हर्ट। अब फूल गोभी में होलो स्टेम, होलो स्टेम मतलब होल मतलब क्या होता है, छेद, स्टेम मतलब होता है तने। तो फूल गोभी के तने में जो छेद होता है वो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। और दूसरा आलू में होलो हर्ट रोग, मतलब आलू के जो मतलब बीच वाला हिस्सा है वो कैसा हो जाता है, हॉल के रूप में आ जाता है। लेकिन गाइस यहां से जो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो है आलू में ब्लैक हर्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो गाइस अपना मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप लिख लो यहाँ पे, आलू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हर्ट रोग, ब्लैक हर्ट रोग किसके द्वारा होता है। तो मैं बात करूं आलू में ब्लैक हर्ट रोग की, तो ब्लैक हर्ट रोग का मतलब होता है आलू के बीच में काले कलर का पदार्थ बनना, मतलब आलू के बीचों बीच से आलू कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है, उसे अपन बोलते हैं काला, ब्लैक हर्ट रोग। क्या बोलते हैं, ब्लैक हर्ट रोग। तो आलू का जब अपन क्या करते हैं, स्टोरेज भंडारण करते हैं, तो भंडारण करते समय उस रूम में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में कौन सा रोग होता है, होलो हर्ट, ब्लैक हर्ट रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ब्लैक हर्ट रोग होता है। वो किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण, किसकी कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में कौन सा, ब्लैक हर्ट रोग होता है। लेकिन यहाँ होलो हर्ट की बात करें तो नाइट्रोजन की अधिकता, होलो हर्ट नाइट्रोजन की अधिकता, ब्लैक हर्ट ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, क्या कमी से होने वाले रोग, किससे, कमी से होने वाले रोग, मतलब नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग। अपन पढ़ रहे हैं क्या, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग, तो नाइट्रोजन की कमी से रोग होता है वो है फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल गोभी में ब्राउनिंग। फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। ब्राउनिंग मतलब फूल गोभी का भूरापन पड़ना, क्या कहलाता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग। तो गाइज आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तड़ाके धमाके के साथ में मिलेंगे गाइज। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ पे रेगुलर रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लासेस दोनों चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं। सुपरवाइजर बैच स्टार्ट हो चुका है गाइज, टाइम ना गवाए, जगह आने वाली है और आते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। तो गाइज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और हमारे यहाँ चैनल का लाभ उठाएं। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।